अभी मीटिंग तो लेट शुरू हुई है, तो चलें, जो टाइम गुजर गया सो गुजर गया। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आई होप आप एंजॉय करेंगे। टाइम तो कम है, लेकिन जितना टाइम भी है मैं कोशिश करूंगा सादा अल्फाज में आप तक वो मालूमात पास कर सकूं। वो लॉ में एक बेसिक कोटेशन यूज होती है जी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। नहीं, कोई ये नहीं कह सकता मुझे लॉ की बुनियादी बातें नहीं पता थी। तो लॉ की बेसिक्स कम से कम हम सबको पता होनी चाहिए। जी, एडमन से रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन शेयरिंग को इनेबल कर दें, क्योंकि मैं हमेशा स्क्रीन शेयरिंग के हवाले से ही पढ़ाता हूँ। जी, आज का हमारा टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ कह लें, ठीक है जी। मीटिंग जी अभी शुरू हुई है। अब्दुल्ला बोल सकते हैं कोई टेक्निकल इशू था जी, मीटिंग स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। जस्ट मीटिंग अभी शुरू हुई है और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि चलें बाकी पार्टिसिपेंट्स आ जाएं। बल्कि आप ये कहें कि जस्ट हम मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी तरफ से भी और बाकी की तरफ से। चले जी, पार्टिसिपेंट्स आना शुरू हो गए हैं। कोई टेक्निकल इशू था तो इसलिए मीटिंग स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। जी, मैं बात कर रहा था जी, हमारा आज का टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसको हम सादा लफ्जों में कह देते हैं तौहीन अदालत। अब पूरी दुनिया में ये कानून होता है, पाकिस्तान में भी है। मुख्तलिफ औकात में इसमें तब्दीलियां भी की जाती रही हैं, कानून तब्दील भी किया जाता रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम बाकायदा कानून की बात करें, ये देखते हैं होता क्या है। अगर कुछ किसी की तरफ से, वो वकील हो, पार्टी हो, क्लाइंट हो, या गवाह हो, या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में से कोई हो, और वो कोई ऐसी बात करे जिससे अदालत डिस्टर्ब होती हो, जिससे अदालत का वकार मजरू होता हो, या जिससे अदालत के काम पर इफेक्टिवनेस पर फर्क आता हो, तो अदालत तौहीने अदालत की कार्रवाई कर सकती है कि इस शख्स की वजह से या इन अफराद की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है जी। उसमें मुख्तलिफ तरह की सजाएं हैं जो लॉ में प्रोवाइडेड है। यानी अदालत का डेकोरम बरकरार रखने के लिए तौहीन अदालत का कानून बनाया जाता है। अब इससे पहले एक बात और है कि अदालत की तौहीन होती क्यों है। यानी बड़ी सिंपल सी बात, अगर अदालत के फैसले इंसाफ पर मुबनी हो, अगर अदालतें इंसाफ कर रही हो, तो लोग अदालत का एहतराम करेंगे, दिल से एहतराम करेंगे। मैं समझता हूं तौहीन अदालत का कानून का मतलब यह है कि अदालत का जबरदस्ती एहतराम करवाया जाए। आप जबरदस्ती किसी से एहतराम नहीं करवा सकते। बाप बेटे से, माँ बेटी से, या कोई भी छोटा बड़े से जबरदस्ती एहतराम नहीं करवा सकता। बड़ा चाहे छोटा मेरा एहतराम करे, उसका अपना किरदार ऐसा होना चाहिए, उसका अपना रवैया ऐसा होना चाहिए कि उससे छोटा उसकी इज्जत करे, एहतराम करे। जब ताकत के जोर पे एहतराम करवाना पड़े, जब डंडे के जोर पे एहतराम करवाना पड़े, वो एहतराम नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं तौहीन अदालत के कानून का अर्ज करूंगा कि अगर अदालतें वाकई ही इंसाफ कर रही हों, और इंसाफ वो जो होता नजर भी आ रहा हो, तो फिर शायद तौहीन अदालत की कार्रवाई की जरूरत ही ना पड़े, तौहीन अदालत के कानून की जरूरत ही ना पड़े। जरूरत उस वक्त पड़ती है जब इंसाफ नहीं होता, जब इंसाफ होता नजर नहीं आता, लोगों को ज़लील ख्वार किया जाता है, तो फिर अदालत की शान में गुस्ताखी भी होती है, और फिर कानून हरकत में आता है तौहीन अदालत का। जी, एडमन से अगेन रिक्वेस्ट है, स्क्रीन शेयरिंग को इनेबल कर दें। आई हैव टू स्टार्ट लेक्चर विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन। जी, अब जिस तरह मैं आपसे भी अर्ज कर रहा हूं कि जब अदालत का एहतराम अदालत ने खुद कराना होता है, लेकिन ये एहतराम हो सकता है अदालत के रवैये से, अदालत के कंडक्ट से, ना के जबरदस्ती करके। ठीक है जी। शेर सुनिए, मेरा ताल्लुक लिटरेचर से है, तो जब कोई शेर आता है तो फिर वो मैं जरूर शेयर करता हूँ। शायर कहता है कि सलीम कोसर का खूबसूरत शेर है। वो कहते हैं, तुमने सच बोलने की जुर्रत की,
तुमने सच बोलने की जुर्रत की, ये भी तौहीन है अदालत की। ये भी तौहीन है अदालत की। रिपीट कर दूं, तुमने सच बोलने की जुर्रत की, ये भी तौहीन है अदालत की। सलीम कोसर का शेर। तो बात यह है कि बाज़-औक़ात अदालत में सच बोलना भी तौहीन के ज़िम्रे में आता है। यानी आप अदालत में ये नहीं कह सकते खड़े होकर कि आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा। आप अदालत में ये नहीं कह सकते खड़े होकर कि जनाब पाकिस्तान की जजेस की इतनी ज्यादा मराहत है, तो क्या वजह है कि पाकिस्तानी अदलिया इंसाफ के मामले में दुनिया की जो अगर आप रेटिंग की जाए तो बहुत कम रेटिंग बनती है, लेकिन आप ये अदालत से पूछ नहीं सकते। पूछेंगे तो ये तौहीन अदालत हो जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो मैं है जी, अब्दुल्ला बलोच साहब कह रहे हैं 139 रैंकिंग पे आती है। मेरा ख्याल है अब्दुल्ला साहब शायद इससे भी कम हो। दुनिया में 200 ममालिक हैं, तो 139 का मतलब तो ये बनता है कि 61 मुल्कों की अदालतें हमसे बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में इंसाफ क्या होता है, जो फौरी हो और मुफ्त हो। जो फौरी हो और मुफ्त हो, डिलेड जस्टिस, डिनाइड जस्टिस। हमारे मुल्क में इंसाफ मुफ्त भी नहीं है, फौरी भी नहीं है, लेकिन ये बात आप अदालत में कर नहीं सकते। ठीक है जी, इशार आपके सामने भी लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं जब शेर जबानी पढ़ता हूं तो फिर बार बार कहा जाता है कि आप इसको रिपीट करें, हमें समझ नहीं आई, तो मैंने इसलिए नोट्स में इशार शामिल कर दिए। तुमने सच बोलने की जुर्रत की, ये भी तौहीन है अदालत की। एक और शेर सुनिए जी, मंजर भोपाली का खूबसूरत शेर। वो कहते हैं, आप ही की है अदालत, आप ही मुंसिफ भी हैं। जज तो वो खुद है ना जी। आप ही की है अदालत, आप ही मुंसिफ भी हैं, ये तो कहिए आपके ऐबो हुनर देखेगा कौन। भाई आप खुद अदालत हैं, आप ही फैसला कर रहे हैं और आप ही हम पे तौहीन लगा रहे हैं। तो चले हमारी गलती तो आपने पकड़ ली, और हजूरे वाला जब आप गलत होंगे तो आपको कौन पकड़ेगा, आपको कौन रोकेगा, आपको कौन पूछेगा आप इंसाफ नहीं दे रहे। हम पूछेंगे हमारे खिलाफ तो अदालत की कार्रवाई हो जाएगी, तो हम डर के मारे पूछ भी नहीं सकते। तो ये जाती तौर पे मुझे पसंद है, मैं रिपीट कर दूं, आपके सामने लिखा भी हुआ है। आप ही की है अदालत, आप ही मुंसिफ भी हैं, ये तो कहिए आपके ऐबो हुनर देखेगा कौन। और एक और शेर सुनिए रफी रजा साहब का। वो कहते हैं, तुम्हारे हक में, ये तुम्हारे था गलत तो मैं इसको ठीक कर दूं, तुम्हारे हक में कोई फैसला हुआ होगा, तुम्हारे हक में कोई फैसला हुआ होगा, जो ये निजाम तुम्हें मुनसिफाना लगता है। तुम जो कह रहे हो ना, बड़ा इंसाफ मिलता है, बड़ा इंसाफ मिलता है, लगता है शायद तुम्हारे हक में फैसला हो गया, तो तुम्हें इसलिए लगता है इंसाफ मिल रहा है, वरना हाल तो यह है कि इंसाफ नहीं मिल रहा। हाल तो यह इंसाफ नहीं मिल रहा। आपने कभी गौर किया, जब हुकूमत होती है और अदलिया हुकूमत के कंट्रोल में होती है, जब अदलिया हुकूमत के कंट्रोल में होती है तो फिर क्या होता है, फिर हुकूमत कहती है कि जी हम अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं, हम अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं। फिर वो बार बार ये बात करते हैं। लेकिन अगर अदलिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो तो फिर वो कहते हैं जनाब इंसाफ नहीं हो रहा। फिर वो क्या कहते हैं कि इंसाफ नहीं हो रहा। तो हुकूमत को भी अदलिया उस वक्त अच्छी लगती है जब हुकूमत के हक में फैसले कर रही हो, वरना अच्छी नहीं लगती। तो तुम्हारे हक में कोई फैसला हुआ होगा, जो ये निजाम तुम्हें मुनसफाना लगता है। ठीक है जी, मैंने कहा इससे पहले कि मैं शुरू करूं दिल की भड़ास निकाल लूं, जो मेरे दिल में भड़ास थी वो मैंने निकाल ली है जी। अब बकायदा शुरू भी करते हैं, कानून क्या है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी पसंद करने का, अब्दुल्ला साहब और जकिया साहिबा जी। What is contempt of court? Contempt of court is a broad legal term. Broad, इसमें बहुत कुछ आ जाता है, अदालत जो चाहे कवर कर ले। Encompassing a wide variety of acts. Wide variety of acts. वो आपके किसी भी अमल, किसी भी एक्शन को कंटेम्प्ट में ला सकते हैं। From disrespectful behavior in the courtroom.
टू पर्सनल और पब्लिक इंटरफेरेंस विद द लीगल प्रोसेस। अगर अदालत समझे, जो जज होता है ना, जिसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो अगर समझता है कोई ऐसी बात की गई, कोई ऐसी हरकत की गई जिससे अदालती निजाम डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है। देखिए जी, एक उम्र गुजर गई वकालत में। मैं आपको बताऊं, मेरा लाइसेंस 1997 का है। मैं 1997 से प्रैक्टिस में हूं, तो इसका मतलब 26वां साल तो हो गया मुझे। 25 साल से ऊपर हो गया, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूं और मैं लॉ को पढ़ाता भी हूं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। तो थोड़ी सी जरूरत आ जाती है। एक दफा मैं आपको पर्सनल मिसाल दूं, अपनी बात करूं। मैंने कोई बात की, तो जज साहब ने कहा जी आप पे कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है। मुझे जज साहब ने कहा कि आप पे कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है भरी अदालत में। और मैंने कोर्ट में ही जज साहब को जवाब दिया। मैं कहा जज साहब ये जहन में रखें कि ये कंटेंट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई आप मेरे खिलाफ भी कर सकते हैं। ये वकला जरा समझ ले मेरी बात को, जो जो लायर्स बैठे हैं मेरी बात को समझ लें, खासतौर पे जो यंग लायर्स बैठे हैं, मैं खासतौर पे उनसे मुखातिब हूं। तो मुझे एक जज साहब ने कहा जी आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है। तो मैंने उनको अर्ज की कि जी बिल्कुल, जिस तरह आप मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह मैं भी आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर सकता हूं। मैंने जज साहब को ये कोर्ट रूम में कहा कि ये नोटिस मैं आपको भी दे सकता हूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। जहन में रखिए, अगर जज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, तो जो वो लायर्स मौजूद होते हैं वो भी ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं। लॉयर जब कोर्ट में केस आर्गू कर रहा है, जब वो केस में मौजूद है, तो वो भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। अगर वो समझता है कि जज के कुछ रिमार्क्स मुनासिब नहीं थे, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो एक वकील भी जज को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दे सकता है। मेरा ये कहना था, फिर जज साहब दोबारा नहीं बोले। उसके बाद जज साहब दोबारा नहीं बोले, तो नौजवान वकला को ये पता हो इस चीज का, ठीक है जी, कि क्योंकि वकील भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, तो अगर उसकी शान में भी कोई गलत बात की जाती है तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। ये नहीं कि जज जो मर्जी कहता रहे और बाकी जो मर्जी कहता रहे। इज्जत सिर्फ जज की नहीं होती, उतनी इज्जत वहां पर मौजूद वकला की भी होती है। नौजवान वकला इस बात को अच्छी तरह से नोट कर ले, ठीक है जी। जो हमारे हैं ना कि सिर्फ जज फिरौन होते हैं, जो मर्जी करते फिरे, ऐसा नहीं होता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज एन एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, हमने बात कर ली, ठीक है जी। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग डिस्टर्बिंग कोर्ट प्रोसीडिंग। वो कहते हैं अगर आप कोर्ट प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे कोर्ट के काम में खलल पड़ रहा है, अदालत अपना काम नहीं कर पा रही, इंटरफेयरिंग विद इंटरफेयर करना विद अटेम्प्ट टू ऑब्टेन एविडेंस, एविडेंस लेने के लिए, या डिस्ट्रॉइंग एविडेंस। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कोई एविडेंस हासिल करने की कोशिश करें जबरदस्ती, या जो एविडेंस कोर्ट में मौजूद है आपको ऐसा काम करते हैं कि वो एविडेंस खत्म हो जाए, यानी आपके खिलाफ एक एविडेंस है, आप उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं कि ना ना रहे, तो ये भी कंटेम्प्ट होगा। डिसोबे कोर्ट ऑर्डर करते हैं तो ये भी कंटेम्प्ट होगा। या मैं एक और अर्ज कर दूं, जिस तरह मैंने आपसे शुरू में बात की कि ये कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तमाम कानून अंग्रेजों के बनाए हैं। देखें जी, पाकिस्तान बनने से पहले हम गुलाम थे, अंग्रेज हमारे आका थे। तो आका तो यही चाहेगा ना कि गुलाम उसके आगे सर झुकाकर खड़ा रहे। आका तो यही चाहेगा गुलाम सर झुका के खड़ा रहे। जिसके लिए हम लिखते हैं दरखास्त के में, आज तक लिखते हैं हम, यू आर ओबीडेंट सर्वेंट। क्यों सर्वेंट? मैं नौकर हूं तुम्हारे बाप का। वाई आई एम ओबीडेंट सर्वेंट। मुझे गुस्सा आता है इस बात पे, बीपीआई होता है। हम आजाद हैं, हम अब भी ओबीडेंट सर्वेंट हैं आपके, हम अब भी आपके ओबीडेंट सर्वेंट हैं। तो ये वो लॉस थे जो अंग्रेज बना गए। और बदकिस्मती देखिए, पाकिस्तान को आजाद हुए 46 साल हो गए और हम आज भी लिखने में फख्र महसूस करते हैं, यू आर ओबीडेंट सर्वेंट। मैंने आज तक नहीं लिखा वो केस, सिविल कोर्ट को, वो सेशन कोर्ट को, वो हाई कोर्ट को, स्पेशल कोर्ट को, मैंने कभी ये लफ्ज नहीं लिखा। अब ऐसे लफ्ज कम हो गया, लेकिन पहले एक रूटीन थी, लिखता था। तो जब अंग्रेज ने ये जाब्ते बनाए थे, इसलिए बनाए थे कि लोग हमारे सामने झुक कर रहे, हमें हमारे सामने नजरें झुकाए रखें। हम आजाद हैं, बदकिस्मती देखिए, आजाद तो हो गए, आजाद तो हो गए,
लेकिन क्या है कि वो ज़ाब्ते हमने अंग्रेजों वाले रखे। शेर सुनिए जी, आज कोई मौजू इस तरह से है कि मैं जज्बाती सा हो रहा हूं कि हम आजाद तो हो गए। शेर है कि जी, जलवाए सुबह का, यानी हम सुबह हो गए, आजाद हो गए। जलवाए सुबह का अंधों में तो है जोशो खरोश। जलवाए सुबह का अंधों में तो है जोशो खरोश, और आंख वालों को वही रात नजर आती है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम अशराफिया के गुलाम है, आज हम इस सिस्टम के गुलाम है। ठीक है, आजादी हमें नहीं मिली। एक और शेर सुनिए, पंजाबी शेर मुझे पसंद है। तो जी, रात अजेवी काली है, रात अजेवी काली है, आज भी सन संताली है। 1947 इंडिपेंडेंस ईयर। रात अजेवी काली है, आज भी सन संताली है। ठीक है जी। तो वही गुलामाना जहनियत की पैदावार है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। ठीक है जी, लेकिन क्योंकि मौजूद है तो हमें इस पे बात करनी होगी जी। काइंड ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या हो सकता है जी? इसको हम बेसिकली दो में क्लासिफाई करते हैं, क्रिमिनल वर्सेस सिविल, या डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। ठीक है जी। कंटेम्प्ट सिविल में भी हो सकती है, क्रिमिनल में भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है। क्योंकि देखिए, सिविल कोर्ट है, सिविल जज है, वो भी अदालत है। क्रिमिनल कोर्ट है तो मजिस्ट्रेट की अदालत है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिविल कोर्ट केसेस है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और अगर क्रिमिनल केस है तो वही सेशन कोर्ट है। अदालत तो एक ही है ना, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। और नीचे वही सिविल जज भी है, मजिस्ट्रेट भी है, तो दोनों तरह से हो सकती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकती है, जिसको हम आगे चल के भी बात करते हैं। ठीक है जी। Civil contempt charges are aimed at compelling further compliance with court order and can be avoided through obedience। ठीक है जी। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है कि कोर्ट को ऑर्डर दिया है, आपने उस पर अमल नहीं किया। ठीक है जी, कंटेम्प्ट हो सकती है। इस कंटेम्प्ट से बचा जा सकता है किस तरह से? अमल करके। अगर कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है और उस पर अमल नहीं हुआ है तो कंटेम्प्ट लगेगी। देखिए, किसी हद तक ये जरूरी भी है। ठीक है जी। अगर देखिए, अगर कोर्ट अपने ऑर्डर पे अमल ना करा सके तो फिर अदालतों को फायदा कोई नहीं ना। यानी एक कोर्ट ऑर्डर जारी करे और लोग कहें कि इस पे अमल, कोई कहे मैं इस पे अमल नहीं करता, तो वो तो फायदा कोई नहीं। यानी अगर एक अथॉरिटी ऑर्डर जारी करती है और उसके पास इख्तियार नहीं है ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने का, तो तब तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जनफर साहब कहते हैं लेबर कोर्ट्स विच काइंड ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखिए, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये तो नहीं हर कोर्ट के लिए अलग अलग है। जाहिर है वो लेबर कोर्ट है तो वही रूल्स अप्लाई होंगे जो सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट पे। ठीक है जी। लेबर कोर्ट के लिए कोई अलग से नहीं होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है वो तमाम पाकिस्तान की तमाम अदालतों पर अप्लाई करेगा। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक है कि फलां अदालत के लिए फलां के लिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। तो एक कंटेम्प्ट तो ये होगी कि कोर्ट का ऑर्डर हुआ है और उस पर अमल नहीं हुआ, तो वो हो जाएगा। ठीक है जी। क्रिमिनल जो होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज अ क्राइम इन द ऑर्डिनरी सेंस, सच एज कंटेम्प्ट चार्जेस एज प्यूनिटिव। प्यूनिटिव होता है कि आपको मतलब पेनल्टी डाल दी, जुर्माना कर दिया, इन्वॉल्विंग फाइन, फाइन कर दिया, इम्प्रिजनमेंट और जेल भी भेज दिया। बहुत दफा होता है जब अदालत को लगता है कि उसके हुक्म की तामील नहीं हो रही, तो अदालत किसी को भी जेल भेज सकती है। वो प्लेंटिफ हो सकता है, वो डिफेंडेड हो सकता है, वो कोई गवाह हो सकता है, वो पुलिस हो सकती है, या कोई भी जिसको अदालत तलब करे। एक मतलब ऐसा हुआ कि एक केस में बुलाया गया एसएचओ साहब को। तो वो लगातार, यानी जज ने ऑर्डर जारी किया, अच्छे जज भी हैं, देखें जी, ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। ईमानदार नेक अच्छे जजेस भी मौजूद हैं और यकीनन काफी तादाद में है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो करप्ट और 2 नंबर जज हैं वो काफी तादाद में नहीं, वो भी काफी तादाद में। एक अच्छे जज थे, उन्होंने एक एसएचओ साहब को तलब किया, वो नहीं आए। दूसरी दफा तलब किया, नहीं आए। तीसरी दफा उनको बदरिया वारंट बुलाया गया। तो जज साहब ने पूछा, जी आप क्यों नहीं आए? तो आगे ना एसएचओ साहब ने बड़ा मिसबिहेविंग स्टाइल में कहा, वो जी टाइम नहीं लगता। मैं बहुत और अच्छा, पंजाबी में, आप ये कोर्ट की लैंग्वेज आप उर्दू बोलेंगे, आप वहाँ एक फॉर्मल पंजाबी में शुरू कर देंगे तो जाहिर है ये मुनासिब नहीं होता।
ये मुनासिब नहीं होता। लेकिन वो पंजाबी में शुरू हो गया सच साहब, और जी बस थके होना, टाइम नहीं मिलता, कदे इधर से कदे उधर, मैंने टाइम नहीं लभ्या, मसरूफ बहुत होना, आज टाइम मिले थे मैं आ गया। हालांकि आ नहीं गए, वारंट से लाए गए थे। एसएचओ साहब को उनके रिमार्क्स अच्छे नहीं लगे, तो सॉरी जज साहब को रिमार्क्स अच्छे नहीं लगे, मैं प्रोसिक्यूटर था उस कोर्ट का। तो जज साहब ने मुझसे मशवरा किया क्या करना चाहिए, मैं कहा जेल भेजें, इधर अरेस्ट दें। तो उसी वक्त उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया कि ठीक है जी, आप बड़े मसरूफ हैं, आपके पास रेस्ट का टाइम नहीं है, तो आपको हम जेल भेज रहे हैं, वहां आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अरेस्ट करें। वो बड़ी मिन्नतें तरले करते रहे, लेकिन जो अच्छे जजेस होते हैं वो ये यकीनन इस तरह के एक्शन लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट ये निकलता था, वो पुलिस को जेल भेज दिया करते थे, तो उनकी अदालतें पुलिस पेश होती थी रिकॉर्ड लेकर, बाकी अदालतों में नहीं आती थी। तो देखिए, ये जज का भी काम होता है कि पुलिस को और पार्टीज को पता होता है जज स्ट्रिक्ट है, तो वो इम्प्लीमेंट करते हैं आर्डर को, और उनको पता है ये जज साहब भी वैसे ही हैं, तो वो भी फिर वैसे ही करते हैं। ठीक है जी। कंटेम्प्ट ऑर्डर में एड्रेस क्या, बिहेवियर बोथ इन एंड आउटसाइड द कोर्ट रूम। जरूरी नहीं होता कि जो तौहीन अदालत वो है जो अदालत के अंदर की जाए। अदालत के अंदर तो ये है ना कि आप शाउट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, एविडेंस जाया कर रहे हैं, या कोई ऐसे रिमार्क्स पास कर रहे हैं, तो कोर्ट के अंदर है। कोर्ट से बाहर भी हो सकती है। कोर्ट से बाहर ये है कि कोर्ट ने आपको एक ऑर्डर दिया है और आपने उस पर अमल नहीं किया, कोर्ट ने आपको तलब किया, आप नहीं गए, आप सरकारी ऑफिसर हैं, कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगे, आपने पेश नहीं किया, तो वो भी कंटेम्प्ट होगी। ठीक है जी। कानून तो यही है कि जज ने जो ऑर्डर किया है उस ऑर्डर को दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। देखिए, अगर कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है जी, तो फिर जाहिर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। तो यकीनन कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन बात फिर वही है, जब जज खुद ईमानदार होगा और करप्ट नहीं होगा, तो फिर उसका एहतराम भी होगा, उसके ऑर्डर पे अमल भी होगा। लेकिन जब वो खुद करप्ट होगा, या नाअहल होगा, या सुस्त होगा, या काहिल होगा, तो डेफिनेट बात है फिर उसके ऑर्डर्स पे अमल नहीं होगा, वो कंटेम्प्ट देगा, और लोग कंटेम्प्ट की परवाह भी नहीं करेंगे। तो मैं जो बार बार अर्ज कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि अदालतों के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए, ये अदालतों के पास इख्तियार होना चाहिए। लोगों को खौफ हो कि अगर अदालत के हुक्म को वे नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी, ये इख्तियार होना चाहिए। लेकिन साथ ये भी हकीकत है कि अगर जज ईमानदार और अहल है, तो फिर उसे ये कानून इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अदलिया का एहतराम करेंगे। लेकिन जज अगर खुद नाअहल है या पैसे लेता है, ये इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं कि जजेस पैसे लेते हैं, और ये बात मैंने बहुत दफा कोर्ट रूम्स में कही कि बिल्कुल जजेस पैसे लेते हैं, सब नहीं लेते। मैंने एक दो बात कर दी जजेस पैसे लेते हैं, तो जज साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा जी आप क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको जेल भेज दूंगा, कंटेम्प्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मैंने क्लियर जज साहब को कहा, मैंने कहा बात सुने, मैंने एक बात की है, मैं अपने बात पर कायम हूं। अच्छा, मुझे जज साहब ने कहा अपने बयान को विड्रॉ करें, मैं कहा मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, मैं कहा अपनी बात पे कायम हूं, जजेस पैसे लेते हैं। मैंने सिंपल सी बात की कि आप कुरान पाक मंगवाएं, मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहता हूं कि जजेस पैसे लेते, मैंने पैसे लेते देखा है। मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूं, मैं जज साहब को कहा आप कुरान पाक पर हाथ रख के कह सकते हैं कि जजेस पैसे नहीं लेते। जज साहब खामोश, इसके बाद जज साहब खामोश। ठीक है जी। तो थोड़े को काफी समझे, मेरे ख्याल में से ज्यादा जरूरत नहीं है हमें बात करने की। आगे चले जी। Contempt of court is disobedient or disrespectful behavior to the court, its authority or its proceeding। ठीक है जी। तो तीन बातें आ गई, इसके अंदर तीन बातें आ गई। पहली बात डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, आपका अंदाज ऐसा हो इंसल्टिंग, ये भी कंटेम्प्ट में आ जाएगा। ठीक है जी। या आप कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो, अथॉरिटी को मान नहीं रहे, ये भी कंटेम्प्ट में आ जाएगा। या आप किसी भी तरह से कोर्ट प्रोसीडिंग में मुदाखलत कर रहे हैं, तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएगा। एक बहुत ही अहम इशू यहां बनता है, सोशल मीडिया एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब आजकल आपको पता है जिस तरह के सियासी मामला चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ये चीज भी आती है कि सोशल मीडिया पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जज ने ये कर दिया, जज ने वो कर दिया। अगर मैं नाम लेकर कहूं, तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जज हैं काजी फायज ईसा साहब,
काजी ईसा साहब आपको पता है जी, मुस्लिम लीग के रहनुमा थे, कायद आज़म के करीबी साथी थे, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है काजी ईसा साहब का मुस्लिम लीग में ही। उनके बेटे हैं फाइज ईसा साहब। तो जब पिछली तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, और बाद में इमरान खान साहब ने तस्लीम भी किया कि रेफरेंस गलत दायर किया गया था। मौजूदा हुकूमत ने रेफरेंस वापस ले लिया। फिर वो फाइज ईसा साहब पार्लियामेंट के सेशन में शामिल भी हुए और उस जरदारी साहब के साथ बैठे हुए थे। तो इस पे भी काफी बात हुई कि उनको नहीं आना चाहिए था, सेशन नहीं लेना चाहिए था। तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स होती है ना। जब इमरान खान साहब ने रेफरेंस दायर किया था तो पीटीआई वालों ने बड़ी पोस्टें लगाई थी काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ, लेकिन बाद में पीटीआई ने वापस ले लिया। तो इस तरह सोशल मीडिया में देखिए, जो अदालत में जाके बात करेगा उसको डर होता है कार्रवाई करने का। सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाना तो आसान है ना, कोई भी लगा सकता है। लेकिन जेहन में रखें, ये भी कंटेम्प्ट में बिल्कुल आता है, क्योंकि प्रिंट मीडिया के कानून मौजूद है। आप कोई ऐसी बात लिख दें या कर दें जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, तो उस पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है, खास तौर पर जब जजेस के खिलाफ आप इस तरह का कोई करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, जिसका नाम बड़ा अजीब सा बनता है, कोको 03। कोको, मैं तो इसको ऐसे ही पढ़ता हूँ, ठीक है ना, COCO, पाकिस्तान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, तो लफ्ज कोको बनता है, कोको 03 यानी 2003। ठीक है जी। बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है, जिसमें बताया गया कि किस किस तरह से क्या क्या चीजें कंटेम्प्ट होंगी। ठीक है जी। तो इसमें बताया गया देयर आर 12 पार्ट्स, 12 हिस्सों में इस कानून को तस्लीम किया गया है। इन 12 हिस्सों की मदद से आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट में इसमें बताया गया हाईलाइट्स एंड एम्स, बताया गया इस कानून का मकसद क्या है। और मकसद क्या बताया गया, मकसद ये बताया गया ताकि अदालतों के वकार को मेंटेन रखा जा सके, अदालतों के वकार को मेंटेन रखा जा सके। हालांकि अदालतों का वकार कानून से मेंटेन नहीं होता, बल्कि उनके रवैये, अपने किरदार, उनके फैसलों से मेंटेन होता है। दूसरे पार्ट में, इसी कानून के दूसरे पार्ट में बताया गया है कि ऑफेंसेस क्या किया होंगे इसके अगेंस्ट। तो वो कोई भी बात जो जज साहब को बुरी लग जाए वो इसके ऑफेंस में शामिल है। यानी इख्तियारात काफी दे दिए गए हैं ताकि जो भी कोर्ट में आए उसके सर पे तलवार लटकती हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। तीसरी बात क्या जी, द थर्ड पार्ट ऑफ द कंटेम्प्ट इज कैनलाइजेशन। ये गलत लफ्ज लिखा गया, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था यह लफ्ज। चलें बहरहाल, क्योंकि टाइम कम है, हम इस पर ज्यादा बात नहीं करते, मैं मुझसे सी बात करके आगे बढ़ता हूँ। फोर्स क्या था जी, सो मोटो। सो मोटो जुरिस्डिक्शन ही होती है कि अदालत के खिलाफ के पास एक केस नहीं आया, अदालत अपने तौर पे, यानी किसी भी मामले में अदालत अपने तौर पे कार्रवाई कर ले, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी अदालत सो मोटो एक्शन ले सकती है। जरूरी नहीं कि दरखास्त दी जाए, अदालत अपने तौर पे भी कार्रवाई कर सकती है। यहाँ लोग सालों रुलते रहते हैं, उनकी पेशियां नहीं लगती। यहाँ ऐसा भी होता है कि सजाए मौत के कैदी होते हैं, कई कई साल केस नहीं लगते, और जब अदालत में केस लगता है तो पता लगता है उस बंदे की तो जेल में डेथ हो चुकी थी। यानी अब जुल्म देखे ना, एक बंदे को अदालत बरी कर देती है कि ये नाजायज था, रिहा किया जाए, तो पता लगा उसकी तो कई साल पहले जेल में डेथ हो चुकी थी। हमारे यहाँ इस तरह से होता है। और अगर अदलिया खुद चाहे तो फिर वो शाम को और रात को भी अदालतें लगा लेती है। फिफ्थ पार्ट क्या था जी, रिलाइंग ऑन सेक्शन 228 पीपीसी, उस हवाले से कि सो मोटो ले सकती है पाकिस्तान पिनल कोड, एंड जो चीज जराइम है उसके वाले से भी एक्शन लिया जा सकता है। सिक्स पार्ट में प्रोसेस बताया गया कि क्या प्रोसेस होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का। नेक्स्ट इसमें पुनिशमेंट्स बताई गई हैं कि क्या क्या पुनिशमेंट्स हो सकती हैं। नाइन्थ में अपोलॉजीज की भी एक शक्ल रखी गई है। अपोलॉजी के कोई माफी मांग लेता है कि जी मैं माफी मांगता हूं, तो अदालत के पास इख्तियार है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाए तो माफी देना चाहे तो माफी दे सकती है। लेकिन अदालत को देखना चाहिए कि अगर कोई हैबिचुअल है, रूटीन में कर रहा है, तो उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है जी। टेंथ में आइडेंटिफाइज करता है डिफरेंट एक्शंस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के वाले से कि कौन कौन से होंगे। 11 में एक लिस्ट दे दी गई है। ठीक है जी।
दैट आर नॉट एडमिसिबल इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, कि ये वो चीजें हैं जो कंटेम्प्ट में एडमिसिबल नहीं होगी। 12 में बताया गया कि कंटेम्प्ट की जिसके खिलाफ फैसला आ जाए उसके पास अपील का हक होता है, वो आगे अपील कर सकता है। ठीक है जी, तो ये एक जनरल सी हमने सा देखा। इस पे एक बड़ी कंप्रीहेंसिव जजमेंट मौजूद है। ठीक है जी, वकला है, मैं अब क्योंकि टाइम कम है, जो इस चीज को मजीद देखना चाहते हैं कि दरअसल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, इसकी बेसिक क्या है, इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो कौन कौन से हालात और वाकयात हैं जिनमें कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है, कौन कौन सी ऐसी प्रोपोजिशंस हैं जहां कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये केस था सैयद मंसूर हसन वर्सेस अरशद ख्वाजा, पीएलडी 1983, सुप्रीम कोर्ट पेज 823। दोहरा दूं, पीएलडी 1983, सुप्रीम कोर्ट एससी पेज 823। इसमें बहुत ही अच्छे और कंप्रीहेंसिव तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉ को कवर किया गया। आप ये समझे कि बेहतरीन नोट्स हैं इस अथॉरिटी के अंदर, तो इसलिए मैंने वकला के लिए अथॉरिटी रेफर की। एंड पर हम बात कर लेते हैं, टाइम खत्म हो रहा है, बार एंड बेंच रिलेशनशिप। बार क्या है जी, वकला है, बेंच क्या है जी, कोर्ट है। अगर बार एंड बेंच के रिलेशनशिप अच्छे हों तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कंटेम्प्ट ऑफ कार्रवाई बहुत कम होती है, क्योंकि वकला अदालतों का एहतराम कर रहे होते हैं, खुद भी कर रहे होते हैं, अपने क्लाइंट से भी करा रहे होते हैं, अगर बार बेंच के ताल्लुकात अच्छे हों। और ऐसे शहर जहां बार बेंच के ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, तो वहां अक्सर ये तमाशे चल रहे होते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। जजेस वकला को धमकी दे रहे होते हैं कंटेम्प्ट के नोटिस की, वकला जजेस वकला को दे रहे होते हैं, वकले जजेस को धमकियां दे रहे होते हैं, वकला कोर्ट रूम्स को ताले लगा रहे होते हैं, जजेस के खिलाफ रिमार्क्स पार्क कर रहे होते हैं। तो ये बेहतरीन, अगर बार बेंच में ताल्लुकात बेहतर हो तो बहुत कम होता है कंटेम्प्ट की कार्रवाई। और बार बेंच में ताल्लुकात बेहतर कैसे होंगे, बेहतर कैसे होंगे, दोनों एक दूसरे का एहतराम करें, दोनों एक दूसरे का एहतराम करें और एक दूसरे के राइट्स को माने, कोर्ट्स वकला का एहतराम करें और वकला भी कोर्ट्स का एहतराम करें और जायज एहतराम करें। ठीक है जी, जायज बात माने और मनवाएं। बहुत सी बार में, आई एम सॉरी, मैं खुद भी वकील हूं और आप भी वकील हैं, जो छोटी बार होती है ना, वहां ज्यादातर ये होता है कि जो वकला होते हैं वो यस मैन का किरदार अदा कर रहे होते हैं छोटी बार में। वो समझते हैं हमने जज से रिलीफ लेना है, तो वकला, खासतौर पे नाई वकला, जजेस से रिलीफ लेने के लिए जज की वो बातें भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वकील का काम है कि कोर्ट की इज्जत करे, लेकिन यस मैन का किरदार अदा करना एक वकील की जिम्मेदारी नहीं होती। तो वकील को यस मैन बहरहाल नहीं बनना चाहिए, माई लॉर्ड यस मैन नहीं बनना चाहिए। हाँ, अदालत का एहतराम जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए अदालत का एहतराम है तो वकला का एहतराम है। आप वकला के एहतराम और कोर्ट के एहतराम को एक दूसरे से अलग अलग नहीं कर सकते। कोर्ट का एहतराम होगा तो वकला का एहतराम होगा, वकला का एहतराम होगा तो कोर्ट का एहतराम होगा। और जब वकला खुद एहतराम कर रहे होंगे तो अपने क्लाइंट्स से भी करवा रहे होंगे, दूसरों से भी करवा रहे होंगे। तो बजाय इसके कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून को एक्सरसाइज करें और धमकियां दें, ज्यादा बेहतर तरीका ये होता है बार बेंच का ताल्लुक बेहतर हो, जज कंपिटेंट और ईमानदार होगा, तो इस तरह जबरदस्ती एहतराम नहीं करवाना पड़ेगा। और जहां जबरदस्ती एहतराम कराया जाएगा वहां खराबियां पैदा होती हैं, जिस तरह से खराबियां पैदा हो रही हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, मैंने अपनी बात इसलिए मुकम्मल कर ली, टाइम बाकी है क्योंकि बड़ा अहम एक ये टॉपिक था। मैं चाहूंगा कि इसमें डिस्कशन में आप लोग भी शामिल हों। ठीक है जी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, कोई क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम, और अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप जरूर हैं। मैं रोज ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि ये क्लास नहीं है, यहाँ डिस्कशन हो रही है, और डिस्कशन में डिस्कशन का माहौल ही होना चाहिए। तहमीना सदीक साहबा कह रही हैं कि अक्सर जजेस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं, अगर वकील कुछ कहे तो फौरन उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है या उसे कोर्ट रूम में डांटा जाता है, क्लाइंट की बात पे फोकस ना करे। देखिए जी, जज वकील का लाइसेंस मुअत्तल नहीं कर सकता, ये आपको किसने कह दिया?
कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वुकला का लाइसेंस खत्म करे। वुकला को लाइसेंस जारी कौन करता है? बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल। ठीक है जी। और यकीनन आपको पता है कि पंजाब बार कौंसिल के नुमाइंदे वुकला ही होते हैं। जो वुकला पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन में अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, वही बार कौंसिल होती है। उन्हीं में से चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनता है। और एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो लाइसेंस जारी करता है, वो भी वुकला में से ही होता है वो। ठीक है जी। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि जज के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वकील का लाइसेंस कैंसिल कर सके, पहली बात। दूसरी बात, जब आप ने बात कही ना कि जज वकील को डांट देता, तो वही बात कि अगर वकील कॉम्पिटेंट होगा और वकील खुद दो नंबरी नहीं कर रहा होगा, तो यकीन करें जज भी नहीं डांटता। नहीं, जब जज देखता है, आई एम वेरी सॉरी टू से, वुकला भी तो चीट कर रहे होते हैं ना। वुकला भी तो, मैं माजरत के साथ एक लफ्ज बोलना चाहूंगा, दलाली का किरदार अदा कर रहे होते हैं। दलाली क्या होती है? मिडिल मैन बनना, जज के नाम पे क्लाइंट से पैसे लेना। अब जजिस को भी पता होता है इस वकील ने पैसे पकड़े हुए हैं, ये झूठ बोल के पैसे लिए हुए हैं। तो जब इंसान खुद गिल्टी होता है तो फिर वो इंसल्ट बर्दाश्त करता है। लेकिन एक वकील जो फेयर प्रैक्टिस कर रहा है, जो गिल्टी नहीं है, जो दलाली का काम नहीं कर रहा, जो अपने काम को जानता है, जो अपना काम, जो अपना केस पढ़ के आया है। देखिए, जहां मैं आपको तजर्बा बताऊं, जजिस कब इंसल्ट करते हैं वकील की? जजिस कब इंसल्ट करते हैं वकील की? नंबर एक, जज को पता हो कि वकील खुद दलाली का किरदार अदा करता है, ये पैसे लेता है, रिश्वत लेता है, हराम खा रहा है, एक बात। दूसरी बात, वकील इंसल्ट कब कराता है? जब वो केस तैयार करके नहीं जाता और जाता है, जनाब मेहरबानी करे मुझे पेशी दे दे। मैं हल्फन कह सकता हूं कि वुकला की अक्सरियत पेशियों पे चल रही होती है। क्लाइंट से पैसे ले लिए और जाके जज साहब से पेशी ले ली। अब जब वकील सिर्फ पेशियों पे रहेगा, वो जब भी मुंह खोलेगा पेशी मांगेगा, तो अब जब जब जज उसकी इंसल्ट करेगा तो बेचारा सुनेगा भी सही। लेकिन अगर वो पेशी नहीं मांग रहा, अपना केस तैयार करके आया है, जज के बाप की भी जरूरत नहीं होती कि वुकला की इंसल्ट करे। बिल्कुल वही बात, अगर जज ईमानदार होगा तो वुकला को भी जरूरत नहीं होगी जज की इंसल्ट करें। जब पता होगा कि जज करप्ट है तो फिर वुकला भी चढ़ाई करते हैं। वो क्या है कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी। जी जनाब। एनी अदर क्वेश्चन? अवैस साहब गालिबन कुछ पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुशर्रफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, रब का बड़ा एहसान। मैंने 2 दफ़ा मसरूफ़ियत की वज़ह से लेफ़्ट किया, फिर दोबारा जॉइन किया। मैंने कहा जी आखिरी आखिरी जो बातें हैं ना वो सुननी ज़रूरी होती हैं, कंक्लूज़न होता है। बहुत शुक्रिया जी। जो क्योंकि मैं शायरी में हम कहते हैं कि जो मक्ता होता है ना, वही हासिल कलाम होता है, पूरी हासिल गजल का। कलाम होता है जी। मैं चूँकि खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से मेरा ताल्लुक है और 1 सितंबर को मैं भी लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ, मुस्लिम फैमिली लॉज़ माशाल्लाह पे। जी, माशाल्लाह जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं आप? जी, बिल्कुल प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ जी, अच्छा जी, माशाल्लाह जी। सिंस 1994। 1994, जबरदस्त जी। खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो जी बड़े मेहमान नवाज और बड़े अच्छे। मैं जब भी गया हूँ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा वहाँ के बिल्कुल, लोगों के हवाले से। जब भी जी किसी फरमाइए, आप क्या आप ऐड करना पूछना चाहेंगे आज के लेक्चर? पूछना पूछना ये चाह रहा था कि जैसे अभी आपने कहा ना कि जब वुकला की अक्सरियत जो है, वो पेशी लेने को तरजीह देती है बनिस्बत केस को फर्दर प्रोसीड करने में, तो वो फिर तौहीन अदालत के ज़ुमरे में अक्सर आ जाती है। और फिर आपने बड़े जारहाना अंदाज में कहा कि वो किसी जज का बाप भी जो है ना, वो तौहीन नहीं कर सकता और वकील को बुरा नहीं कह सकता। असल में ये देखने को मिला है कि अक्सर ये सोशल मीडिया पे भी बात आती है कि हमारे जो पंजाब में वुकला का जजेस के साथ बिहेवियर या जजेस का वुकला के साथ बिहेवियर ये क्यों इतना एग्रेसिव होता है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, आप खुद भी सीनियर प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। मैं आपकी बात का जवाब देने की बजाय एक एक वाकया, पर्सनल वाकया, मैं हल्फन कहता हूँ, मेरी आंखों के सामने का वाकया है। मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मेरे आंखों के सामने का वाकया है। नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। एक मियाँ बीवी हैं जी, दोनों वकील हैं, मियाँ बीवी दोनों प्रैक्टिस करते हैं, वो वकील हैं, इकट्ठे कोर्ट में जाते हैं। तो मेरे सामने की बात है,
अब दोनों पेश होते हैं, तो एक जज साहब थे। अब जब मियाँ साहब बात शुरू करें तो जज साहब टोक दें और उसकी मिसिस को कहें, जो खातून वकील थी, जी आप बात करें। वो जो मेल उनके हस्बैंड लाए थे, उन्होंने एक दो बात करने की कोशिश की, जज साहब ने टोक दिया, मिसिस से बात करें। दोबारा बात करने की कोशिश की, जज साहब ने फिर टोक दिया, उनकी मिसिस को कहा आप आर्गुमेंट्स करें। अब वो चुप करके, अब देखिए पीछे आपको पता है कोर्ट रूम में वकला भी बैठे हैं, क्लाइंट्स बैठे हैं, अब जी ये सब तमाशा देख रहे हैं कि बंदा बोल रहा है, जज साहब बोलने नहीं दे रहा है, और खातून बोल रही है, तो वो खातून को कहते हैं आप बोले। जब तीसरी दफा बोलने लगे और जज साहब ने टोका, तो उन वकील ने क्या किया, मैं आपको हुल्फन कह रहा हूं, ये मेरी आंखों के सामने की बात है। वकील साहब ने फाइल बंद की और डायरेक्ट जज को पंजाबी जुबान में कहा, उन्होंने कही तानू है बहुत सोहनी लगती है, मेरी बेगम तानू बहुत सोहनी लगती है। अब सही। जज साहब परेशान कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये यूं डायरेक्ट हो जाएंगे। अब वकील साहब ने दो तीन दफा कहा तानू बहुत बहुत सोहनी लगती है। अब जज साहब चुप, और फिर उन्होंने एक और बात की, जे तानू इन्नी सोहनी लगती है तो फिर अपन तब्दील करा लीए। अच्छा। अब बताएं जज की क्या इज्जत रह गई वहां। अब इतना बेइज्जत हुआ और जज एक लफ्ज नहीं बोल सका। अगर मुझे पता है अगर वो बोलता तो जज साहब को थप्पड़ भी पड़ने थे, क्योंकि सही उनका बात। सब रवैया देख रहे थे। एक बात और बाकी, आपने जो बात की ना, मैं थोड़ा हिस्ट्री भी और सारे मामले भी, ये दिलचस्पी रहती है इन चीजों में, तो एक बड़ी आपको मौसमियाती बात करूं कि आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करो, आपका इलाका ठंडा है, ठीक है जी। जी बिल्कुल जब सही बात है। क्लाइमेट ठंडा होता है तो सिर्फ मौसम ठंडा नहीं होता, वो दिलो दिमाग भी ठंडे होते हैं और मुतहम्मिल मिजाज भी होते हैं। लेकिन पंजाब हम का यहाँ पे क्लाइमेट गर्म है, और जब लेकिन इलाका गर्म होगा, वो गर्मी दिमाग में भी होती है। मुश्ताक लेकिन यूसी ये साहब की खूबसूरत बात कोट करूं आपको। मुश्ताक यूसी साहब कहते हैं या गर्म इलाकों के बारे में, कहते हैं यहाँ तो मियाँ इस बात पर भी गर्म हो जाता है कि बेगम ने उसको ठंडी चाय क्यों पिला दी। हम सही। इस बात पे भी गर्म होता है। तो ये हकीकत है, जब क्लाइमेट गर्म होगा तो वो गर्मी दिमाग को जाएगी। यानी अब सारी लेकिन बात आप छोड़ दे ला, और सारे में एक जनरल ह्यूमन साइकी की बात करो कि लेकिन वो इलाके मुशर्रफ जो साहब गर्म है, आप हम कहते हैं चीन के लोग बहुत अच्छे हैं, ठंडे मिजाज के, भी ठंडे इलाके के हैं, वो इसलिए ठंडे मिजाज के हैं, हम गर्म इलाके के हैं तो गर्म मिजाज के हैं, दैट्स ऑल। लेकिन मुशर्रफ साहब इसमें ज़िमरन आखिर में बात करूँगा कि ठंडे इलाके के लोग हैं लेकिन हम दुम्बा खाते हैं और बड़े पाए खाते जी बिल्कुल, और हैं। दुम्बा भी उसकी आप अपनी चक्की में ही खाते हैं, आई नो इट वेरी वेल। बिल्कुल थैंक यू वेरी हाँ मच जी। जी, हाँ अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। लेकिन आपकी बात ठीक है कि पंजाब में वाकई एग्रेशन ज्यादा है। उसकी एक वजह तो क्लाइमेट है, और दूसरे को और अर्ज कर दूं कि ये करप्शन भी बहरहाल ज्यादा है। या जी करप्शन भी बिल्कुल। ज्यादा है, जब करप्शन ज्यादा होगी वहाँ इरिटेशन भी ज्यादा होगी, वहाँ एक दूसरे पे इल्जाम भी ज्यादा होंगे, तो ये बिल्कुल हकीकत है पंजाब दूसरी के हवाले बात से। ये है कि चूंकि चूंकि सूबा बड़ा है तो वहाँ पे प्रमोशन के चांसेस बड़े कम होते हैं। हमारा सूबा छोटा है तो यहाँ पे एक सिविल जज जो है बड़ी जल्दी प्रमोट होकर सीनियर सिविल जज और फिर हाँ जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और फिर उसके जी बाद जी डिस्ट्रिक्ट जज। बिल्कुल। और आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें मैं एक और अर्ज भी कर दूं, एक एक सिस्टम भी होता है ना, खैबर पख्तूनख्वा मोस्टली होता है जिस तरह का आपके यहाँ वो एक पंचायती सिस्टम है। कोई मामला हो भी जाए ना, तो मैं देखता हूँ वो चार बंदे बैठ के उसको हल कर लेते हैं। जी बिल्कुल ये मेरी बिल्कुल सही बात। एक्सपीरियंस है, यार बैठ के हल कर लो। पंजाब में ऐसा नहीं होता, हर बंदा चौधरी होता है, हर बंदा मौजूद होता है, कहते हैं ऐसी की तैसी देखा जाएगा, फिर जो भी होगा लेट्स देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा लग रहा था आपसे बात करके, लेकिन क्योंकि अब टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है जी। तो अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। आइंदा जी आपसे किसी लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, फिलहाल ये तीन मेरे पास कंजेक्टिव लेक्चर थे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के पार्टिसिपेट करने का। अच्छा, एक क्वेश्चन किया गया था मुझसे कि जी क्या आपके लेक्चर यूट्यूब पे भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं यूट्यूबर भी हूँ, और वक्तन फोक्तन मैं यूट्यूब पर भी इस तरह की चीजें डालता रहता हूँ। तो वहाँ मेरे चैनल का नाम इल्मोदब के नाम से, ILMUADAB, इल्मोदब के नाम से, उसमें आप जाकर डिफरेंट देख सकते हैं। जी मैं लिख देता हूँ, मैं लिख क्या दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, इल्मो अदब। इट्स, ये वेबसाइट भी है जी और ये चैनल भी है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इल्मो अदब के नाम से है जी, यूट्यूब भी और वेबसाइट भी। और उसमें आपको पता है डिफरेंट प्ले लिस्ट बनी होती हैं, तो ला के वाले से प्ले लिस्ट में मुख्तलिफ चीजें मौजूद होती हैं।
ठीक है जी, इंशाल्लाह जल्दी आपसे किसी लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया समात करने का, और पाकिस्तान लाइट्स फोरम का भी शुक्रिया कि उसने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम एक दूसरे से डिस्कस कर सकें, एक दूसरे के इल्म में इजाफा कर सकें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, एंड अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।